नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 1 ग्रामीण समाज इकाई 1 सामाजिक संरचना 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य आपके द्वारा ग्रामीण सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे जाति, जनजाति एवं वर्ग, परिवार, नातेदारी एवं विवाह, धर्म तथा भाषा का वर्णन करना है। यह आपको भारतीय सामाजिक संरचना को समझने में सहयोग प्रदान करेगा। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप जान सकेंगे भारतीय समाज के प्रमुख प्रकारों जो नगरीय, ग्रामीण एवं जनजातीय आदि को समझ सकते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज की विभिन्न विशेषताएं परिवार, नातेदारी एवं विवाह संदर्भ में समझ सकते हैं। भारत विद्यमान प्रमुख पर्व एवं भाषाओं को जान सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमिका में हो रहे परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं। 1.1 प्रस्तावना। हम जानते कि भारतीय जनसंख्या का 3/4 हिस्सा गांवों में निवास करता है। इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति वृहद समाज जिसके कि ये अंग है कि प्रकृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इकाई ग्रामीण सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण लक्षणों एवं उसकी विभिन्न विशेषताओं से ग्रामीण, नगरीय तथा जनजातीय समाजों से परिचित कराएगी। ग्रामीण जीवन के विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण लक्षणों को समझने में महत्वपूर्ण होगी। इस इकाई में प्रमुख संस्थाओं जो ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं जो उसके संबंधों के जटिल संजाल को बनाए रखता है का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे देश में लागू होने वाला एक स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण आप नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि यही क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों में अंतर, धर्मों, जातियों एवं भाषाई समूहों में हमेशा अंतर पाया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र, आकार या मात्रा में अंतर भारत में विभिन्नता में एकता के ला के रूप में दृष्टिगत होते हैं। यह आपको भारतीय ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण लगानों के विश्लेषण के योग्य बनाएगी। 1.2 भारतीय समाज के प्रमुख प्रकार। 1. ग्रामीण। सामान्यतः भारतीय समाज ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय समाजों से बना है, जो एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से भिन्न हैं। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण एवं ध्यातव्य है कि ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय समुदाय व्यापक रूप में इंद्रधनुष में दिखने वाले 7 रंगों की पट्टी की तरह समाहित दिखते हैं, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन व्यापक रूप में अंतःक्रियारत हैं। धीरे धीरे समय से गुजरने की प्रक्रिया के साथ ही गांव नगरों या शहरों की विशेषताओं को अर्जित करने लगे। इसमें विकास की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप अवलोकन कर सकते हैं कि किस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों के लोग ग्रामीण एवं नगरीय समाजों के लक्षणों को ग्रहण कर रहे हैं। आज ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय क्षेत्र अंतर्संबंधित है और विभिन्न संदों में एक दूसरे पर निर्भर है तथा आपस में पारस्परिक सहयोगपूर्ण संबंधों को आदर्श के रूप में मानते हैं। फिर भी व्यवहार में नगर अन्य पर प्रभावशाली बने हुए हैं, क्योंकि अच्छे जीवन एवं आय के स्रोत इत्यादि के लिए अच्छी सुविधाएं आवश्यक हैं। फिर भी देश के विकास के लिए जनजातीय अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण एवं जनजातीय विकास को क्रमिक रूप से नीचे तक लाना चाहिए। अब हम ग्रामीण समाज की अवधारणा रखेंगे। आप जानते हैं कि यह ग्रामीण समाज गांवों द्वारा बनता है, जो ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः गांव एक ग्रामीण बस्ती किसी विशेष इकाई के रूप में चिन्हित है, जो अधिकतम कुछ 100 मकानों में विभाजित है तथा पंचायत के रूप में प्रशासन की सबसे निम्न इकाई माना जाता है। यह आबादी कृषि योग्य भूमि एवं छोटे वन या घास की भूमि में विभाजित होती है। घरों के बस्ती का स्वरूप या तो पूर्णतः एकाकी प्रकार या फैले हुए प्रकार के या दोनों प्रकार के होते हैं। देश के अधिकांश भागों में प्रमुख रूप में पूर्णतः एकाकी प्रकार है, जिनके घर पर अपना कब्जा है। गांवों में प्रायः घर नातेदारी, जाति एवं धार्मिक समूहों के अनुसार समूह में पाए जाते हैं। गांव में सामान्यतः भूमि उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्राथमिक ग्रोथ है, जहां कृषि, खेतिहर मजदूर तथा इससे जुड़े व्यवसाय ही प्रमुख व्यवसाय हैं।
यहाँ पर गैर कृषिकीय कार्यों में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। मुख्यतः भारतीय गांव कृषि आधारित खाद्य उत्पादन करने वाली इकाई है, जो केवल अपने उपभोग के लिए ही नहीं बल्कि नगरीय समाजों के लिए भी उत्पादन करते हैं, जो कि खाद्य उत्पादन करने वाली इकाई नहीं है। यहाँ पर सीमित रूप से व्यावसायिक विशेषीकरण होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मांग के लिए सापेक्षिक रूप से व्यवस्था करना कठिन है। एक ग्रामीण समुदाय सरल तकनीकी एवं सांगठनिक ढांचा के साथ सामाजिक आर्थिक संरचना को धारित किए हुए अपेक्षाकृत समरूप होता है, जिसके कारण यहाँ पर परिवर्तन की गति मंद होती है। 2. नगरीय डैश। नगरीय समाज विषमरूपी है, जो अपनी जटिलता एवं विभिन्नता के लिए जाना जाता है। यह एकाकी परिवार के प्रतिमानों एवं छोटे आकार के परिवार के साथ ही आकार में वृहद तथा अधिक जनसंख्या घनत्व को लिए हुए होता है। नगर बड़ी तीव्रता से अलग अस्तित्व बना रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या का प्रव्रजन ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है। यहाँ पर द्वितीयक संबंध प्रभावशाली लोगों के व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों के साथ औपचारिक साधन जैसे कानून, विधान, पुलिस तथा न्यायालय इत्यादि की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ रही है। नगरीय समाज ग्रामीण समाज की तुलना में खुला एवं गतिशील है। यह सामाजिक गतिशीलता हेतु अधिकतम अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर रुचि पर आधारित व्यवसाय में कार्य संबंधी अवसरों पर आधारित वृहद स्तर का श्रम विभाजन, कुशलता तथा विशेषीकरण है। यहाँ लोग वर्ग के प्रति अधिक जागरूक दृष्टिकोण में प्रतिवादी तथा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आधुनिक विकास से प्रभावित हैं। नगरों में वृहद स्तर पर सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। संस्थाओं एवं संगठनों में जनतंत्रीकरण बढ़ा है एवं जागरूकता स्तर, चिकित्सा के प्रति सतर्कता एवं वृहद स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की मांग बढ़ी है। परिणामतः ग्रामीण एवं नगरीय समाजों के बीच अंतर बढ़ा है। यहाँ पर अनेक परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण लोग जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं लेकर शहर में आ रहे हैं, ये वहाँ से रूपांतरित, परिष्कृत, आधुनिकीकृत विकसित होकर ही गांव को वापस आ जाते हैं। वैसे ही नवोन्मेष प्रक्रियाएं तथा आधुनिकीकरण क्रमशः धीरे धीरे छनकर शहर से गांवों में स्थान ले रही है। 3. जनजातीय। जनजाति एक मानवशास्त्रीय अवधारण है। विभिन्न लेखकों द्वारा आत्मावादी तथा आदिवासी के नाम से पुकारा जाता है। वे कहते हैं कि अर्ध सभ्य लोग पहाड़ों एवं जंगलों में खेतिहरों के एक विशिष्ट समूह के रूप में रहते हैं। सामान्यतः जनजाति एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित है, जो प्रायः एक निश्चित क्षेत्र में निवास, संघर्षपूर्ण जीवन, सांस्कृतिक समरूपता धारण किए हुए एक विशिष्ट सामाजिक संगठन है। कुछ समय पूर्व प्रायः जनजाति विभिन्न कुलों, गोत्रों तथा गांवों में विभाजित एक सामाजिक समूह या विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत एक विशेष संगठन एवं विशिष्ट राजनीतिक संगठन था। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, जनजाति अपनी स्वयं की भाषा, संस्कृति तथा एक विशिष्ट सामाजिक संगठन के साथ एक क्षेत्रीय समूह है। एक जनजातीय समाज सैद्धांतिक रूप में अपनी स्वयं की सहायक अर्थव्यवस्था रखता है। वह अपने उपभोग के लिए प्राथमिक उत्पादन करता है, न कि अपनी बचत को बढ़ाने के लिए। विकास एवं आधुनिकता की स्वीकृति के लिए इनके पास कोई एक समान प्रतिमान नहीं है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 घोषणा करता है कि जहां पर बहुतायत रूप में जनजातियां रहती हैं, उन्हें जनजातीय क्षेत्र कहा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 एवं 6 के रूप में जोड़ा गया है। देश के अनेक क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक विकास प्राप्त किए हुए हैं। भारत के संविधान में जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 5 एवं 6 महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुच्छेद 345 में जो भारत के जनजातीय समुदाय के लोग अधिसूचित हैं, विशेष रूप से केवल 3 जनजातियों ही अनुसूचित जनजाति हैं। 1.3 जाति एवं वर्ग। यहाँ पर हमारे द्वारा जाति व्यवस्था का वर्णन उसके महत्वपूर्ण प्रकारों एवं विशेषताओं पर केंद्रित होगा। इससे आप समझ सकेंगे कि ग्रामीण समाज के विकास में यह कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस व्यवस्था में लोग संस्थानात्मक रूप से विभाजित हैं।
इस विभाजन में प्रत्येक समूह अपनी एक समान उत्पत्ति एवं एक समान व्यवस्था के साथ जातीय पहचान बनाए हुए हैं। सापेक्षतः प्रत्येक जाति बंद समूह है। इस व्यवस्था में व्यक्ति की प्रस्थिति धन द्वारा नहीं निर्धारित होती है, बल्कि इसमें जाति का स्थान जन्म के आधार पर परंपरागत संस्तरणात्मक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। जाति विभाजन सख्ती से चलता है। विवाह एवं अन्य पारिवारिक संबंधी अपनी जाति के बीच नहीं होता है। उदाहरणार्थ, ग्रामीण समुदाय में देखें तो ब्राह्मण को अपने से निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं है। यहाँ पर समाज में ऐसे लड़के लड़कियों के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा भी जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो लोग जाति के संस्तरण में निम्न स्तर पर हैं, वे अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक असमानताओं का सामना कर रहे हैं। ये सामान्यतः गरीब एवं जाति से बहिष्कृत या अस्पृश्य है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, क्योंकि यह देश के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास की प्रक्रिया में बाधक है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की जाति व्यवस्था में पूर्व से विद्यमान प्रभुत्वशाली विशेषताओं की ओर समकालीन समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जाति ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक मूलभूत इकाई है, जो आधारभूत रूप से नेतृत्व निर्माण में महत्वपूर्ण है। इन जातियों में कुछ जातियों प्रभु जाति के नाम से जानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष जाति के लोग केवल जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कारकों के कारण भी प्रभुत्वशाली होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन गांव में उसकी स्थिति प्रभुत्वशाली हो ऐसा नहीं है। ठीक इसी समय अन्य जाति का सदस्य जो सामाजिक संस्तरण में निम्न है लेकिन उच्चतम आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति के कारण शक्तिशाली है। आज स्थानीय स्तर पर प्रभु जाति के लोग शक्ति प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन धीरे धीरे क्रमिक रूप से देश के आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को रूपांतरित कर रहे हैं। जाति शक्ति की स्थिति के मध्य बदलते हुए संबंधों के आयाम तथा आर्थिक लाभों में स्पष्ट दिखने वाले परिवर्तन एवं नवीन प्रकार के संबंध सभी क्षेत्रों में उभर रहे हैं। आज भी सामान्यतः देश में तथा विशेष रूप में ग्रामीण समाज में पूर्व से प्रभुत्वशाली जातीय अवस्था महत्वपूर्ण रूप से प्रभावकारी है। इसीलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण एवं परीक्षण योग्य है कि ग्रामीण भारत का स्वरूप कैसा है और उन शक्तियों की पहचान करना आवश्यक है जो जाति व्यवस्था को अंदर या बाहर से संचालित कर रही है। एकीकरण बनाम विघटन है। जाति व्यवस्था की मूलभूत संरचना यह दर्शाती है कि यह एकीकरण के साथ विघटन कभी सोत है। विभिन्न जातियों की नीति अपनी जाति के सदस्यों में एकीकरण या सशक्तिकरण विद्यमान है। एक विशेष जाति में सामान्य रूप से कुछ ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जो एक जाति को दूसरे जाति के सदस्यों के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं देते हैं तथा जो विभेदीकरण की तरफ अग्रसर हैं। उदाहरण स्वरूप, यह सामान्यतः अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित नहीं करती है। वास्तव में समाज अनेक स्तरों में विभाजित है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि जाति विभाजन या विभेदीकरण की स्रोत है। आज अनेक वैधानिक प्रयासों के बाद भी हमारे देश में अस्पृश्यता की जड़ें समाप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार जाति व्यवस्था अपने में विद्यमान मानक के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के जीवन को विघटित तथा उनके समरूप जीवन एवं एकता को विचलित कर रही है। 2. सामाजिक गतिशीलता। संपूर्ण जाति व्यवस्था में कुछ विघटन के तत्व हैं, लेकिन ये हमेशा सामाजिक गतिशीलता के स्रोत रहे हैं। M.N. श्रीनिवास का कहना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक गतिशीलता प्रदर्शित होती है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग सामाजिक संस्तरण में उच्च जाति के लोगों के रहन सहन को एक निश्चित सीमा में प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के सांस्कृतिक तरीकों, विश्वासों, संस्कारों तथा वैचारिकी को ग्रहण कर तथा उनकी पुरानी जीवन शैली को अपनाकर जातीय संस्तरण में उच्च प्रस्थिति का दावा करने लगते हैं। फिर भी इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता हमारे देश के सभी भागों में मौजूद नहीं है। जाति संस्तरण में निम्न जाति के सदस्य शिक्षा,
व्यवसाय तथा धन के द्वारा प्राप्त की गई स्थिति के कारण उच्च जाति की तरह उच्च स्थिति का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था नहीं है और इसमें सामाजिक गतिशीलता संभव है। इसमें प्रायः बिना किसी व्यवधान के उच्च जाति के सांस्कृतिक तरीकों, विश्वासों इत्यादि को अपना ले रहे हैं एवं निम्न जाति के सदस्य सामाजिक स्थिति में उच्च पदक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। 3. जाति एवं राजनीति। फिर भी आज जातिगत भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं तथा अन्य चुनावों में लगातार इनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के आधार पर ही प्रत्याशी तय होते हैं, जो मतदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करते हैं। कुछ उदाहरणों में प्रभु जाति के शक्तिशाली लोग निम्न जाति के मतदाताओं को अपनी इच्छा के प्रत्याशी को मत देने के लिए बाध्य करते हैं। उच्च जाति की शक्ति के कारण निम्न जाति के लोग स्वतंत्रता एवं अधिकार पूर्वक रहने में असहज महसूस करते हैं, जबकि उसी जाति के लोग प्रभुत्वशाली हैं जो संख्या में अधिक, आर्थिक शक्ति, शिक्षा एवं व्यवसाय तथा राजनीतिक शक्ति पर अपना कब्जा रखे हैं। जाति संप्रभुता एवं शिकंजा के द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जाति के अनेक प्रकार हैं। ये प्रकार निरंतर स्थिर हैं क्योंकि जाति व्यवस्था में जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं यह अपनी पहचान खो सकती है। जाति व्यवस्था की कठोरता ग्रामीण समाज के प्रकार्यात्मक परिवेश में निरंतर जारी है। जाति के अनेक प्रकार हैं। ये प्रकार निरंतर स्थिर हैं क्योंकि जाति व्यवस्था में जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं यह अपनी पहचान खो सकती है। जाति व्यवस्था की कठोरता ग्रामीण समाज के प्रकार्यात्मक परिवेश में निरंतर जारी है। इस तरह हम पाते हैं कि यह जाति व्यवस्था न हो अप्रकट है और न अपरिवर्तित है। इसकी प्रकृति एवं गति रूपांतरित हो रही है। भारतीय पारिवारिक शैली मृतप्राय हो गई और पुनः विभिन्न अवतारों में अस्तित्व में आ गई है। वर्ग। मार्क्सवादी चिंतक इस मान्यता से शुरू करते हैं कि भारतीय समाज में जाति की जगह वर्ग ले रहा है। ये महसूस करते हैं कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा राजनीतिकरण के कारण बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। उनका मान्यताओं पर आधारित तर्क है कि जाति एक अधिक स्थिर संस्था नहीं है और संरचनात्मक शक्तियों की मांगों को अपना रही है। इसी कारण से जाति वर्ग के तत्वों को अपने में समाहित कर रही है। मार्क्सवादी लेखकों का तर्क है कि आर्यों का इतिहास अंगवेद के वर्ग प्रारूप के बाद आया। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत के वर्ग प्रारूप के प्रयोग के विषय में के.एल. शर्मा का कहना है कि भारतीय संदर्भ में जाति एवं वर्ग का अंतर करना बहुत कठिन है। जाति अपने में वर्ग के तत्वों को समाहित करती है और वर्ग जाति के सांस्कृतिक तरीका को अपनाता है। इस कारण से विश्लेषणात्मक रूप में भी इन दो व्यवस्थाओं को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय सामाजिक यथार्थ में जाति एवं वर्ग सहयोगी तथा अलग न होने वाली एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु है। नगरीकरण में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है जो ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तन के तत्वों से परिचय कराता है। यह महिलाओं और पुरुषों के जाति, संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीने के तरीके, घर की व्यवस्था आदि के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। परिवर्तन की प्रक्रिया में जन्म, विवाह और मृत्यु एवं संबंधित व्यवस्थात्मक और संस्कारात्मक अभ्यासों से जुड़ी आदरों परिवर्तन का विषय है। लेकिन ये परिवर्तन सामान्यतः परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण आते हैं, न कि जाति या उपजाति के कारण। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रामीण राजनैतिक जीवन तथा नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए हैं। बोध प्रश्न 1. जनजाति की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? 2. जाति व्यवस्था से आपका क्या आशय है? 1.4 परिवार, नातेदारी तथा विवाह। परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है तथा एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह सभी सामाजिक समूहों में अत्यधिक सार्वभौमिक है। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें पति पत्नी तथा उनके बच्चे एक इकाई के रूप में रहते हैं। यह अवधारणा 3 प्रकार के बंधनों की ओर इंगित करती है। बच्चों के बीच विवाह, आय, बच्चों के सहोदर भाई बहनों के बीच संबंध तथा माता पिता तथा उनके बीच वंशक्रम के इतिहास के आधार पर दोनों में लगाव। यद्यपि
पारिवारिक संरचना की प्रकृति समरूप नहीं है, यह लचीला तथा वैभिन्नता का विषय है जो विद्यमान सामाजिक संरचना की प्रकृति पर निर्भर है। यद्यपि हम मैक्समूलर द्वारा दी गई परिभाषा का परीक्षण करें तो इनके अनुसार परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंध पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इस परिभाषा में दो मुख्य प्रकारों पर जोर दिया गया है, जैसे बच्चों के पालन पोषण का तथा संतान के जन्म का प्रकार। संतान के जन्म की प्रशस्ति विवाह के द्वारा दी गई है। प्रत्येक परिवार का अपना नाम तथा सामान्य निवास होता है। कुछ आवश्यक तत्व जो परिवार की विशेषताओं को उद्धृत करते हैं निम्न हैं। यह एक समूह है जो विवाह के स्वरूपों के अनुसार दो लोगों के बीच यौन संबंधों के द्वारा परिभाषित है। यह बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण करता है। यह सामान्यतः सामान्य निवास स्थान की विशेषता रखता है। यह अपने सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रकार्य करता है। यह विभिन्न मात्रा में सुरक्षा एवं मनोरंजन इत्यादि का प्रकार्य करता है। यह भावनात्मक वान प्रदान करता है और इस प्रकार सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने सदस्यों की सहायता करता है। यह स्थापन की प्रणाली है तथा विरासत के लिए आधार प्रदान करती है। यह सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का अभ्यास करता है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में परिवार एक इकाई के रूप में भूमिका अदा करता है। श्रम की आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है। विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का एकत्रीकरण तथा वितरण, उत्पादन या प्राप्त कराता है तथा अपने सदस्यों की एक इकाई की तरह आयु, लिंग, प्रथा तथा रीतियों के द्वारा स्थापित श्रम विभाजन के अनुसार प्रकार्य एवं भूमिका परिभाषित करता है। जबकि परिवार एक सार्वभौमिक घटना है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवारों के कारण परिभाषित करना कठिन है। इसके अतिरिक्त परिवार के दोनों स्वरूपों, एकांकी तथा संयुक्त व विस्तृत परिवार को सम्मिलित करते हुए इसको परिभाषित करना कठिन होगा। एकांकी परिवार की बहुपति परिभाषा यह बताती है कि यह पति पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चों का समूह है। संयुक्त परिवार सामान्यतः एक ऐसे केंद्रीय परिवार के रूप में परिभाषित है जिसमें एक छत के नीचे उसके पति तथा पत्नी के किसी भी के रिश्ते के लोग निवास करते हों। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं बड़ा आकार, सामान्य निवास, संयुक्त संपत्ति, सहयोग, भावनात्मकता एवं संस्कारों के बंधन। आज भारत में ग्रामीण परिवारों में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन की शक्तियों दृष्टिगत हो रही है। इस संक्रमण काल में ग्रामीण परिवार का ग्रामीण समाज पर वृहद रूप से प्रभाव पड़ रहा है। यह संक्रमण परिवार की संरचना, संयुक्त परिवार का विघटन तथा सदस्यों की भूमिकाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियों को लाया है। 1. परिवार की रचना। प्रत्येक भारतीय परिवार में औसतन 5 से अधिक सदस्य हैं। परिवार के आकार में वृद्धि से जनसंख्या की वृद्धि के रूप में दुष्परिणाम आता है। हम यहाँ 2 कारकों का विश्लेषण करेंगे, जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करने वाली उभरती समस्याएं। हमारे देश की उत्पादन व्यवस्था जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है। बहुतायत गांवों में जमीन का बड़ा भाग कुछ जमींदारों के पास है जो अधिकतम जनसंख्या को श्रमिक के रूप में प्रयोग करते हैं। श्रमिकों को जो मजदूरी भूमि मालिकों द्वारा भुगतान की जाती है वह बहुत अल्प मात्रा में होती है। वे उनके परिवार के पालन पोषण हेतु पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति में इस तरह के परिवारों के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि अगर उनके पास अधिक बच्चे होंगे तो उनकी आय भी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारक एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। अनेक अन्य कारक भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सुगम एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण ग्रामीण परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों के जीने की अल्प मात्रा में निश्चितता है। ग्रामीण परिवारों में इन खोए हुए बच्चों की क्षतिपूर्ति हेतु बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक इसी समय बहुत सारे सामाजिक कारक एवं प्रथाएं जैसे शीघ्र विवाह, महिलाओं की प्रजनन दर, अशिक्षा और अपर्याप्त मनोरंजन की सुविधाएं हमारी ग्रामीण जनांकिकीय स्वरूप में वृहद भूमिका का निर्वहन करती है।
इसके परिणाम स्वरूप परिवार के आकार में वृद्धि एवं बहुत सारी समस्याएं उपजती है। यह बेरोजगारी एवं अकुशल श्रम का नेतृत्व करती है। इसके दुष्परिणाम के रूप में परिवार में तनाव उत्पन्न होता है। 2. संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन एक अन्य संक्रमण है जो घटित हो रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक कारक पर चर्चा केंद्रित होगी। आप ग्रामीण समाज के औद्योगिक समाज में बदलाव की प्रक्रिया की वृद्धि से अवगत होंगे, जो कि एकाकी परिवारों की वृद्धि का एक मुख्य कारण है। परंपरागत भारतीय परिवारों में व्यवसाय एक ऐसा कारक है जो सदस्यों को संयुक्त परिवार में रहने के लिए बाध्य करता है, लेकिन परिवारों में दुविधा की स्थिति है। जो परिवार पारंपरिक प्रौद्योगिकी में लगे हुए हैं, वे भी औद्योगिकरण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रयास में आधुनिक प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे अपने व्यवसाय एवं परिवार की संरचना से हटते जा रहे हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी दूसरी समस्याओं की उपज है। उदाहरणार्थ, परिवार के सदस्य नौकरी पाने हेतु बाध्य होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रव्रजन होता है। इनकी क्षमता एवं तकनीकी के कारण पारंपरिक व्यवसाय में गिरावट आती है। परिवार जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने व्यवसाय में समृद्ध हो रहे हैं तथा अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। इससे अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ी है। ग्रामीण लोग जो रोजगार की खोज में शहरी क्षेत्रों में गए, नगरीय संयुक्त परिवार व्यवस्था के अवशेष वापस लेकर आए। 1. सदस्यों की भूमिका। यही ग्रामीण परिवारों में सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन में तीव्रता आई है। ग्रामीण महिला जो मुख्य रूप से घरेलू कार्य पर केंद्रित है, वे पुरुषों के साथ कार्य करने के लिए बाध्य हो रही है। ग्रामीण परिवारों की महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए समुचित समय तथा ध्यान नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जब मां क्षेत्र में जाती है, अबोध बच्चे बड़े बूढ़ों, माता पिता द्वारा देखे जाते हैं, विशेष रूप से लड़की द्वारा। ऐसी स्थिति में फिर भीमों द्वारा शिक्षा में अभाव बोझ अनुभव करता है। महिला हमेशा विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण असुरक्षित महसूस करती है तथा उच्च स्तर की रुग्णता से ग्रसित है। इसका मुख्य कारण निम्न मात्रा में कैलोरी का लेना है, जबकि कठिन परिश्रम में उन्हें सापेक्षतः ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए भूमिका में परिवर्तन न केवल परिवार के सदस्यों के बीच सुमेल संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, यह परिवार में प्रत्येक सदस्य के आर्थिक विकास के साथ व्यक्तिगत सीमा को निश्चित कर रहे हैं। नातेदारी परिवार में एक सामान्य विशेषता के रूप में स्थित है। नातेदारी पारिवारिक स्थिति में संबंधों का वृहद जाल है। प्रत्येक समाज में एक निश्चित विशेषीकृत प्रतिमान है कि कैसे पारिवारिक तथा किस परिवार के साथ संबंध संगठित है। ये प्रतिमान रक्त या विवाह के बंधन से स्थापित हैं। इस कारण से नातेदारी संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जो रक्त या विवाह के बंधन पर आधारित है, जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। सामान्यतः नातेदारी के दो प्रकार हैं, जैसे रक्त मूलक या विवाह मूलक नातेदारी। शुरू में यह विवाह के बंधन से बनी और बाद में रक्त के बंधन से बनी। नातेदारी सामाजिक एकता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह निश्चित ढांचा में व्यक्ति को अपनी निर्धारित भूमिका संबंधी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रकार्य करने का अवसर प्रदान करती है। अधिक सीमा तक स्पष्टतः दायित्वों के निर्वहन एवं अधिकारों का संदर्भ प्रदान कराती है तथा समुदाय से सहायता आदि लेता है। परिवारों की एकता और एकीकरण प्राथमिक रूप से माता पिता तथा बच्चों एवं संबंधियों के ऊपर निर्भर होता है। विवाह। भारत में परिवार में विवाह से महान कोई कार्यकलाप नहीं है। नाटकीय ढंग में प्रत्येक सामाजिक दायित्व, नातेदारी बंधन, परंपरागत मूल्य, शांतपूर्ण भावनाएं तथा आर्थिक संसाधन मस्तिष्क में प्रकट होने लगते हैं। विवाह के व्यवस्थापन एवं संचालन में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में निहित भावनाएं अपने आप अवतरित होती हैं। भारत में प्रत्येक के लिए पूर्ण रूप से विवाह अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप में विवाह जीवन में एक महान जलप्रपात की तरह है और बड़ा होने पर संक्रमण की ओर इंगित करता है। सामान्यतः इस संक्रमण काल के भारत में कुछ प्रकरण हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में इच्छा शक्ति पर निर्भर है, लेकिन वास्तव में बहुत लोगों के प्रयासों से परिणाम घटित हो रहे हैं।
फिर भी एक के बिना अपनी इच्छा के अभ्यास से किसी विशेष परिवार में जन्म होता है तो बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के उस बच्चे को वरीयता दी जाती है। लड़के लड़की के माता पिता एवं अन्य रिश्तेदारों के लिए विवाह निर्धारित करना एक कठिन उत्तरदायित्व है। विवाह का बंधन सामाजिक उत्तरदायित्वों का पुनर्संरचनाकरण तथा धन के साथ ही साथ मकानों का पुनर्वितरण करता है और वास्तव में परिवारों के पुनरुत्पादन के रूप में फलित होता है। हिंदुओं में विवाह मूलतः भारत हिंदू नातेदारी तथा विवाह प्रथाओं के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण दो बड़े क्षेत्रों में विभाजित है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र के विभिन्न जाति एवं जनजातीय समूह, उत्तर पर्वतीय तथा पूर्वी क्षेत्र के लोगों में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं। इस प्रकार की विभिन्नता को उद्घाटित करने वाले में प्रमुख मानव शास्त्री इरावर्ती कर्वे, डेविड जी मंडेलबाम तथा क्लैरेंस मेलोनी हैं। उत्तर भारत में एक परिवार उन लोगों का समूह होता है जो पहले ही रक्त संबंधों से बंधे हुए नहीं होते, को विवाह के बंधन में बांधने का प्रयास करता है। विवाह करने का तरीका अलग अलग क्षेत्रों में अलग स्वरूपों में देखा जाता है। दक्षिण भारत में एक परिवार रक्त संबंधियों के साथ ही विवाह के बंधन से बने नातेदारी संबंधों को मजबूती निभाने का प्रयास करता है। नातेदारी संबंध इस प्रकार के मूल प्रतिमान पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर में प्रत्येक नातेदारी संबोधन स्पष्टतः इंगित करता है कि व्यक्ति रक्त संबंधों को महत्व देता है। अंतिम संबंधों को सभी रक्त संबंधों में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के बच्चों को विवाह का संबंध स्थापित करने से रोकता है। दक्षिण में जन्म लेने वाले परिवार एवं विवाह से बने परिवार में किसी प्रकार स्पष्ट रूप से अंतर नहीं है, क्योंकि दक्षिण में विवाह कुछ परिवारों के बीच लड़कियों को सामान्यतः विनिमय मानते हैं। नवदंपति के लिए सभी संबंधी अपने आप में रक्त संबंधी हैं। द्रविड़ शब्दावली आयु संबंधी प्रारूप पर अधिक जोर देती है। सभी बड़े या छोटे संबंधी बिना पीढ़ी के संदर्भ को ग्रहण किए हुए जहाँ पर स्थित हैं, सभी संबंधी उसी के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। सिंधु गंगा के मैदान में विवाह सामान्यतः गांव से बाहर, कुछ समय पूर्व बड़े गांव के समूहों के बाहर अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच होता था। उत्तर भारत में बहुतायत रूप से हिंदू विवाहित दंपति अजनबी की तरह घर में रहता है, जहां कभी नहीं गया हो। यहाँ वह पर्दा व दूरी रखती है तथा एक बाहरी के लिए नवीन रास्ते से स्वीकृति नियमों को सीखना पड़ता है। उसका मूल परिवार भौगोलिक रूप से दूर होता है और उसके अपने वैवाहिक नातेदारों के साथ संबंध भिन्न भिन्न मात्रा में रहते हैं। मध्य भारत में कुछ परिवर्धनों के साथ मूलतः उत्तर भारतीय प्रतिमान पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश में गांव से बाहर विवाह का प्रचलन है, लेकिन गांव के अंदर विवाह सामान्य नहीं है। पड़ोसी गांवों के अपनी जाति के साथियों के विवाह का सामान्य प्रचलन है। भाई बहन विनिमय विवाह कभी कभी हो जाता है। संबंधियों के यहाँ या जिस गांव में उसकी दूसरी लड़की शादी हुई है, वहीं पर लड़के के विवाह पर बल दिया जाता है। दक्षिण भारत में थोड़ी मात्रा में अंतर है। यहाँ पर ममेरे फुफेरे भाई के बीच विवाह का चलन है, विशेषकर फुफेरे भाई जो बच्चे आपस में भाई बहन हैं और यही नहीं पाया और उसकी बड़ी बहन की लड़की, विशेषतः एक व्यक्ति और उसकी बड़ी बहन की लड़की। यहाँ पर यह सिद्धांत प्रचलित है कि जहाँ से हम एक लड़की लाए हैं वहीं पर एक लड़की वापस करेंगे, यदि अभी नहीं तो अगली पीढ़ी में। इस प्रकार के विवाह का प्रभाव यह होता है कि जो छोटे स्तर पर संबंधित होते हैं, मजबूत नातेदार संबंधी समूह बनते हैं। जब विवाहित लड़की अपने जीजा के अपने दादी के घर जाती है तो वहां पर अपने पारिवारिक परिचित चेहरों के बीच अच्छा महसूस करती है। उसका पति अपनी ममेरी या फुफेरी बहन को अच्छी तरह से जानता है और वह भी जिसके साथ विवाह करेगी उसके जीवन से परिचित होती है। मुसलमानों में विवाह उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही मुसलमानों के बीच अपने चचेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है। चचेरे या ममेरे भाई दोनों, बच्चा चाहे भाई या बहन, और समानांतर चचेरे भाई बहन, बच्चे जो एक ही लिंग से जुड़वा हों। उत्तर में इस प्रकार के चचेरे भाई बहन जो आपस में भाई एवं बहन के नाम से पुकारते हैं फिर भी आपस में विवाह करते हैं। प्रायः जब चचेरे भाई बहन विवाह प्रचलित नहीं है, वह आपस में नातेदारी संबंध ढूंढ लेते हैं। जनजातियों में विवाह मध्य भारत के कुछ जनजातीय लोगों में दक्षिण पूर्व प्रतिमानों का चलन है।
मानवशास्त्री बेरियर एल्विन का कहना है कि दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बस्तर की मुरिया जनजाति में एक उम्र के युवक युवती एक साथ घर में घोटुल कई वर्षों तक प्यार के साथ जीवन जीते हैं। अंतिम रूप में उनके माता पिता सामान्यतः चचेरे भाई बहन से शादी कर देते हैं और इन युवाओं के प्रेम संबंध की प्रेरणा से प्रभावित हो बड़ा होकर इस गंभीर दायित्व के निर्वहन के रूप में बदल देते हैं। गोंड एवं मोरिया जनजातीय समूह में चचेरे भाई बहन को दूध वापस ले आओ के नाम से पुकारते हैं एवं लड़कियों को उपहार स्वरूप एक पीढ़ी से दूसरी को लड़की को देना दायित्व मानते हैं। बहुतायत भारतीय बच्चे अपने माता पिता से स्वयं के विवाह करने की प्रत्याशा रखते हैं, लेकिन युवा लोगों की संख्या बढ़ने एवं विद्यालय में पढ़े लिखे उनके अपने बच्चों के बीच में विशेष रूप से ऐसा पाया जाता है। प्रेम विवाह के नाम से पुकारा जाने वाला धीरे धीरे सामान्य ढंग से व्यवस्थित विवाह का विकल्प बनता जा रहा है। कुछ युवा वर्ग के लोग अपने ऐसे माता पिता को विवाह करने के लिए समझा ले रहे हैं जो लोग प्यार करने पर नाराज हो जाते हैं। दक्षिण भारत में पुराने लोगों के बीच इस तरह की पुरानी सोच अभी थोड़ी मात्रा में बची हुई है और जो मुसलमान उद्देश्य के लिए अनुकूल विवाह के योग्य श्रेणी के उचित चचेरे भाई बहन के साथ करना चाहता है। उच्च श्रेणी में इस तरह के प्रेम विवाह युवा लोगों के बीच पाए जा रहे हैं जो जाति के अनुसार थोड़ा बहुत अलग है लेकिन शैक्षिक या व्यावसायिक रूप से समान है। यद्यपि यहाँ पर वृहद प्रकार के अंतर घटित हो रहे हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम का हिंदुओं के विभिन्न जातीय स्थिति के बीच प्रेम विवाह की स्थिति में बहुत कम माता पिता स्वीकार कर रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्था को विघटित करने वाले परिणाम आ रहे हैं। दहेज भारत में बहुतायत विशेष रूप से दक्षिण में दूल्हा एवं दुल्हन, दुल्हन देने वाले एवं दुल्हन लेने वाले के नातेदार समूहों के बीच संरचनात्मक रूप से विपरीत लोगों में एक विवाह संबंध स्थापित होता है। इस संबंध में दुल्हन देने वाले दुल्हन लेने वाले से अपने को निम्न समझते हैं और दुल्हन को लेने वाले हमेशा उनसे मेंट लेने की प्रत्याशा रखते हैं। एक तरफ से विवाह बंधन के समय जो भेंट शुल्क होती है तथा एक या दो पीढ़ी तक जारी रहती है। इसका नाटकीय पहलू है कि इस असमान संबंध में दहेज देते रहना है। संपूर्ण भारत के अनेक समुदायों में दुल्हन के नातेदारों द्वारा उनके विवाह के समय परंपरागत रूप से दहेज दिया जाता है। प्राचीन समय में एक प्रिय लड़की जो अपने जन्म लेने वाले परिवार की वास्तविक संपत्ति एवं विशेष रूप से कहीं भी ले जानी मूल्यवान वस्तुएं जैसे जेवरात और घरेलू सामान जो दुल्हन के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है को स्त्री धन के रूप में माना जाता था। फिर भी बाद के समय में दहेज की एक बड़ी मात्रा नकद एवं सामान के रूप में दूल्हा के परिवार के हाथ में सीधा दिया जाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संपूर्ण भारत में दहेज भुगतान का प्रचलन बढ़ा है और दूल्हा के माता पिता कभी कभी अपने बच्चे की उच्च शिक्षा एवं भविष्य उसकी आय के बदले क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य करते हैं जो दुल्हन के घर वालों के अनुमान से बहुत अधिक होता है। कुछ मामलों में दहेज की मांग इतनी कठोर होती है कि अनेक वर्षों की तनख्वाह की मोटी रकम नकदी, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर तथा अच्छी कारों के रूप में अदा करनी पड़ती है। कुछ निम्न स्थिति के समूहों के बीच दहेज का बड़ा भाग वर्तमान में परंपरागत रूप से वधू के मूल्य का स्थान ले रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों में भी पूर्व में दहेज मांगने की प्रथा नहीं थी, लेकिन वर्तमान में दहेज मांगने की प्रथा बढ़ रही है। दहेज वधू के परिवार के लिए एक अतिरिक्त भार के रूप में बनता जा रहा है। दहेज निरोधक कानून है लेकिन अधिकांशतः उसका पालन नहीं होता है तथा वधू के विवाहित परिवार को दहेज मूल्य के अनुसार व्यवहार एवं सम्मान मिलता है। उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः बढ़ रही है, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में जहां एक वर्ग के परिवार के लोग वधू के परिवार से विवाह के बाद भी बड़ी मांगे रखते हैं। जब मांग पूरा नहीं होती है तो वधू की हत्या कर दी जाती है। एक निश्चित रूप से खाना बनाते समय कपड़ा में आग लगाकर जलने की घटना बना दी जाती है। तब दूल्हा पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र हो जाता है और आसानी से अन्य से दहेज एकत्र करता है। इस तरह की हत्याओं में पुरुष, महिला एवं ननद सक्रिय रूप से भाग लेते एवं सजा पाते दिखाई देते हैं। बोध प्रश्न 2। 1. नातेदारी क्या है? 2. दहेज से आप क्या समझते हैं? 1.5 धर्म एवं भाषा। धर्म भारत विश्व के प्रमुख 4 धर्मों का उद्भव स्थान है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख के नाम से जाना जाता है।
इतिहास गवाह है कि ये धर्म हमेशा भारतीय संस्कृति के अटूट भाग रहे हैं। धार्मिक बहुलता एवं धार्मिक सौहार्द दोनों ही देश में प्रथा एवं कानून द्वारा स्थापित हैं। बहुतायत भारतीय लोग किसी न किसी धर्म के साथ जुड़े हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 80.5% लोग हिंदू हैं। इस तरह बहुतायत लोग हिंदू धर्म के अनुयायी है। 13.4% इस्लाम, 23% ईसाई, 1.9% सिख, 0.8% बौद्ध तथा 0.4% जैन धर्म के मानने वाले भारत में है। भारत में विभिन्न धर्मों के उदय, उनके समन्वय और सामाजिक एकीकरण के कारण ही भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अतीत को देखें तो कुछ और धर्म जैसे जोरोस्ट्रियनिज्म और जुडेइज्म जिनके केवल हजारों की संख्या में अनुयायी थे। विश्व के किसी कोने में ज़ोरोस्ट्रियनिज्म तथा बहाई में विश्वास करने वाले अनुयायियों की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। हिंदू दर्शन के विभिन्न आयाम जैसे योग, प्राणायाम, दवा, सगुण विचार कर भविष्यवाणी करने की योग्यता, कर्म इत्यादि पश्चिमी देशों में बड़े लोकप्रिय रूप में लिया जाता है। अब भी कुछ महत्वपूर्ण संगठन जैसे हरे कृष्णा आंदोलन, ब्रह्मकुमारी इत्यादि पश्चिमी विश्वासों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वर्तमान विश्व में भारत का मुस्लिम जनसंख्या में तीसरा स्थान है। सूफी संतों की प्रमुख प्रसिद्ध दरगाहें जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया भी भारत में हैं। मुस्लिम समुदायों से जुड़े नागरिक मामले पर्सनल लॉ तथा संविधान संशोधन 1985 उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानता है, फिर भी भारतीय नागरिक पूजा पाठ एवं किसी धर्म या विश्वास, नैतिकता और कानून एवं आदेश इत्यादि के अनुरूप कुछ तार्किक प्रतिबंधों के साथ मनाने की अनुमति है। भाषा। स्वतंत्र भारत की प्रमुख कार्यालयी भाषा हिंदी है, जबकि अंग्रेजी दूसरी कार्यालयी भाषा है। भारत का संविधान कहता है कि संघ की कार्यालयी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 345 अनुमति देता है कि भारत के सारे राज्य कार्यालयी भाषा अपनाएंगे। सभी राज्य के लोग स्थानीय राज्य एवं संघ के स्तर पर हिंदी प्रयोग करेंगे या राज्य में जो स्थानीय भाषा बोली जाती है का प्रयोग करेंगे। वर्तमान में यहाँ पर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी को छोड़कर 8वीं सूची मई 2008 के अनुसार आधिकारिक भाषाओं को सारिणी सूची निम्नवत है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.6 सारांश। इस इकाई में यह प्रयास रहा है कि सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराया जाए। इस इकाई में सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो 4 भागों के नाम से जाना जाता है। 1. ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय। 2. जाति एवं वर्ग। 3. परिवार, विवाह एवं नातेदारी तथा धर्म एवं भाषा। प्रत्येक भाग में अवधारणात्मक पक्ष पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। परिवर्तन के लिए योजनाओं और नीतियों के स्वरूपों ने बाहर से हस्तक्षेप करने से तथा आंतरिक प्रयासों से रूपांतरण एवं परिवर्तन हो रहे हैं। इस इकाई में ग्रामीण विकास के संदर्भ के महत्व पर भी विशेष रूप से महत्व दिया गया है। 1.7 प्रमुख शब्द आबादी की भूमि, गांवों में जहां पर लोगों के घर हैं। जनजाति, एक ऐसा क्षेत्रीय समूह जिनकी अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म तथा एक विशिष्ट सामाजिक संगठन है। एकाकी परिवार, व्यक्तियों का एक स्थापित समूह तथा उनके अविवाहित बच्चे। नातेदारी, विवाह या रक्त के बंधन पर आधारित संबंधों की व्यवस्था जिसमें आपस में बंधे रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।